अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के टॉपिक सेल सिग्नलिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमने चैप्टर नंबर 1 को विद एक्सरसाइज डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। चैप्टर नंबर 3 के आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है सेल सिग्नलिंग। इससे जो प्रीवियस इस चैप्टर के टॉपिक हैं उनकी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल सिग्नलिंग। बेसिकली सेल सिग्नलिंग होता क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि सेल सिग्नलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी वो कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली सेल सिग्नलिंग वो एबिलिटी है सेल्स की जिसमें वो किसी भी स्टिमुलस जो कि उनको उनके इन्वायरमेंट से मिलता है वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। और ये इन्वॉल्व हो सकता है कि इनके दरमियान में सेल्स के दरमियान में कोई सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट हुए हैं, या इसके अलावा जो है वो कुछ सेलुलर रिस्पॉन्सेज शो करते हैं सेल्स। और ये तमाम काम जो है वो कहाँ से हो रहा है, थ्रू मॉलिक्यूलर इवेंट्स और थ्रू बायोकेमिकल स्टेप्स के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है सिग्नल रिसेप्शन, कि सिग्नल आया कहाँ से है। सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होती है जब कोई सिंगल मॉलिक्यूल जिसको हम लिगेंड बोलते हैं वो किसी खास रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और वो रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने जो कि जहाँ तक उन्होंने अपने टारगेट सेल तक जाना होता है। ये रिसेप्टर जो है वो टिपिकली हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड हुई होती हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रीवियस इसी चैप्टर में, उसके ऊपर कुछ खास प्रोटीन एम्बेडेड हुई होती हैं जो कि लोकेट होती हैं। उधर भी ये एम्बेडेड हो सकती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, और कुछ जो है वो सेल के इनसाइड भी लोकेट हो सकती हैं। तो हर रिसेप्टर के पास एक स्पेसिफिक अपना पर्टिकुलर लिगेंड जो है सिग्नल मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होता है। सेकेंड वन स्टेप है सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि सिग्नल जो है वो नेक्स्ट कैसे ट्रांसफर होगा। जब रिसेप्टर आके किसी स्पेसिफिक लिगेंड के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस उसके अंदर आते हैं जो कि इंट्रिगर करते हैं उसकी एक्टिविटी को, कि उसने अब इंट्रासेलुलर जो है उसको जो है एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं सिग्नल के थ्रू। और इसी तरह जो है वो सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होता है उनके सेल के अंदर कुछ जो है वो मॉडिफिकेशंस आती हैं। इसके अलावा सिग्नल क्रिएट करते हैं एक खास जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कोड जिसको वो जो है क्रिएट करते हैं, और वो सिग्नल देन एम्पलीफाई होता है। कुछ स्मॉल छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन और कुछ इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट ये एक्ट करते हैं एज अ सेकंड मैसेंजर्स, और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं अपने रिसेप्टर से टारगेट मॉलिक्यूल्स तक सेल्स के अंदर, ताकि जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ये उस एज आ सेकेंड मैसेंजर्स के तौर पे काम करते हैं, ताकि जिसको सेल को जो है वो कोई पैगाम नहीं मिल रहा तो ये जाके उस टारगेट सेल को हिट करते हैं ताकि वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करे। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट सेलुलर रिस्पॉन्सेस, कि अब सेल ने रिस्पॉन्स का कैसे करना है, जो उसको जो है वो मैसेज जो है उस तक डिलीवर हुआ है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसा पाथवे है जिसमें चेंजेस आते हैं, और चेंजेस किस में आते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में जीन खुद को एक्सप्रेस करता है। जो टारगेट सेल तक मैसेज आया है, अब जीन ने जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके पास जो मैसेज आया है उसके अकॉर्डिंगली अब जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि स्पेसिफिक जीन या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्सेज फिर सेल शो करते हैं, जैसे कि सेल की ग्रोथ होगी, डिवीजन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, या एपेप्टोसिस भी होती है जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। तो सिग्नलिंग जो है ये चेंजेस काज करती है बेसिकली सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, एंजाइम्स की एक्टिविटी में, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स पर।
इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट आप खास इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है और हम उसकी जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं, कोई विटामिन ले रहे हैं, तो वो टारगेट सेल को जाके हिट करेंगे ताकि जो भी हमारे अंदर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो उसको कंप्लीट करे। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे में ग्रोथ की कमी है तो वो उसकी जो है वो मेडिकेशन ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, तो ये जाके अपने टारगेट सेल को हिट करते हैं ताकि उसके अंदर सेल को वो इंफॉर्मेशन जो कि उसको बॉडी के अंदर से, सेल के अंदर से नहीं मिल पा रही है, वो एज अ सेकंड मैसेंजर के तौर पे, जैसे हमने सेकंड वाले इसके पॉइंट में पढ़ा है ना सिग्नल ट्रांसडक्शन में, कि वो ये एक्ट करते हैं एज अ सेकंड मैसेंजर, जैसे कि इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, कैल्शियम आयंस है, तो ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं ताकि ये जाके टारगेट सेल को हिट करे और वो अपने आप को शो करे, एक्सप्रेस करे, ताकि बाकायदा सेल की ग्रोथ हो सके और कुछ ऐसे हैं कि डिवीजन हो सके, सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन हो सके और एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी हो सके। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग ये है कि सेल को एक खास सेल जो है वो सिग्नल लेके जाते हैं, सेल खुद ये एबिलिटी अपनी शो करते हैं कि वो किसी इन्वायरमेंट से जो उनको स्टिमुलस मिल रहा है या बाहर से जो उनको स्टिमुलस मिल रहा है वो उस पर रिस्पॉन्स शो करें। होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसका पाथवे डिस्कस करते हैं। सेल सिग्नलिंग का पाथवे क्या है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सेल सिग्नलिंग का पाथवे जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है कि उसके क्या सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है सेल से, यानी कि एक्सटीरियर बाहर से इंटीरियर की तरफ, और उस पे फिर वो जो है स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस जो है वो क्या आता है, क्या सेल शो करते हैं। तो ये बेसिकली टू मेन टाइप के सिग्नलिंग पाथवे हैं। फर्स्ट वन है प्रोटीन या पेप्टाइड सिग्नलिंग। प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, तो इन्हें सेल सरफेस तक पहुंचने के लिए एक खास लिगेंड की ज़रूरत होती है, एक खास आप कह सकते हैं कि इन्हें सिग्नल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से जब वो एक ऐसे लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो बाइंडिंग जब वो बाइंड करते हैं तो वो बाइंडिंग क्या करती है, इनकी कन्फर्मेशनल इनके अंदर चेंज आ जाता है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उनकी कन्फर्मेशन चेंज होती है उस रिसेप्टर प्रोटीन की, देन वो एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट होने के बाद रिसेप्टर ट्रिगर करता है, फिर सेल के अंदर ही सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरता है और उन रिएक्शन से गुजरते हुए वो जनरेट करता है एक सेकेंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी, जो कि उन चेंजेस को स्टार्ट करवा देता है। और देन जब वो टारगेट सेल तक पहुंचते हैं तो सेल क्या करता है, खुद उसके अंदर जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है वो अपना शो करता है। तो ये पाथवे जो है इसके अंदर इन चेंजेस से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, सेल ग्रोथ के अंदर, डिवीजन के अंदर और एपोप्टोसिस के अंदर। अब आप इधर से समझ सकते हैं इसकी डायग्राम के थ्रू, इसको हम इधर समझते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिग्नल रिसेप्शन था, ये पेप्टाइड सिग्नल है। तो पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इजीली पास नहीं कर सकते हैं, हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ बाइंड हुआ, इसकी कन्फर्मेशन देखे चेंज हो गई। ये कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद उसने जो है जब उसकी कन्फर्मेशन चेंज हुई है तो वो एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट होने के बाद उसने ट्रिगर किया है सेल के अंदर ही अपने रिएक्शन को, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करेगा एंड देन वो पास आउट होगा, और पास आउट होके जब वो जाएगा अपने स्पेसिफिक जो है उसने जहाँ अपने जाना है टारगेट तक, और देन वो जाके अपने उस जीन को एक्सप्रेस करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी, डिवीजन होगी, सेल की ग्रोथ होगी या मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आएंगी। जी स्टूडेंट, एक तो हो गई प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग। सेकंड वन हम डिस्कस करते हैं स्टीरॉयड सिग्नलिंग। अब स्टीरॉयड सिग्नलिंग क्या होती है, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपोफिलिक होते हैं और ये इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होते हुए अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। जब ये एक दफ़ा जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होते हैं तो ये जाके स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, जो कि लोकेट होते हैं, वो जो रिसेप्टर्स हैं या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर वो होंगे, एक खास रिसेप्टर सेल उनके साथ जाके ये बाइंड हो जाते हैं। जब बाइंड होते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये एक्टिवेट हो जाते हैं वो हार्मोन कॉम्प्लेक्स और मूव करते हैं न्यूक्लियस तक। अगर वो रेडी नहीं है, मालिक इफ़ इट वॉज नॉट ऑलरेडी देयर, अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं तो फिर ही उधर ये जाएंगे और जाके सेल को ट्रिगर करेंगे कि वो ये फंक्शन परफॉर्म करे।
तो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है, रिसेप्टर हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जो रिसेप्टर्स आया वो हार्मोन जो है उसने जिसको उसने ट्रिगर करना है उसके साथ उसने एक बॉन्ड बनाया, एक कॉम्प्लेक्स सा बना बाइंड हुए वो, और वो भी पहुंचते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसिंग तक अपने टारगेट जीन्स में, और देन वो जाके उसको रेगुलेट करते हैं उस जीन्स को, और उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को फिर शो करते हैं। या तो वो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे या फिर उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स है। इसकी भी आप स्टूडेंट अगर डायग्राम को देखें, ये जो है स्टीरॉयड सिग्नलिंग, तो ये क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये ट्रिगर करते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन सिग्नल था, ये पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद ये रिसेप्टर्स के साथ जाके एज इट इज़ जो है वो बाइंड कर गया। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद इसने क्या किया, जाके स्पेसिफिक जो भी डीएनए का सीक्वेंस है उस तक पहुंचा, अपने टारगेट जीन्स तक, और उसको उसने हिट किया, एंड देन जीन जो है उसने खुद को एक्सप्रेस किया न्यूक्लियस के अंदर। तो ये देखें, ये इजीली पास आउट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म से भी, और देन न्यूक्लियस तक जो है वो पहुंच के अपने टारगेट जो भी इनका है उसको जाके हिट करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है स्टूडेंट सब्सटेंस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि बहुत ज़्यादा सेलुलर फंक्शन के लिए क्रूशियल है। इस मूवमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट अपटेक है, वेस्ट एलिमिनेट होता है, गैस एक्सचेंज होती हैं, और सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है इस मूवमेंट में। तो ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, इसमें जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है सेल का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, वो एक न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये मैकेनिज्म जो है बेसिकली इंक्लूड होता है दो जो है वो प्रोसेस में, और वो दो प्रोसेस हमारे पास स्टूडेंट कौन से आते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये मैकेनिज्म दो में इंक्लूड होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसमें कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, इस वजह से हम इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसकी आगे से फर्दर फॉलोइंग टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ आती है डिफ्यूजन। जी स्टूडेंट, तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक ऐसी नेट मूवमेंट है सब्सटेंसेस की जिसमें वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसको हम इस वजह से जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप कहते हैं डिफ्यूजन को, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एनर्जी जो है वो एक्सपैंड नहीं होती, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी इसमें भी ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि इन और आउट सेल के अंदर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन जो है ये हेल्प करती हैं सब्सटेंस की कि वो इनके मूव कर सके अंदर की तरफ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर से लोअर की तरफ ये मूव कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है, क्योंकि इसके अंदर भी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है। इनकी मेन टाइप्स हैं आगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती हैं। कुछ जो है वो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। अब चैनल प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, यानी कि वाटर अफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग वाटर अफिनिटी, वाटर अट्रैक्टेंट होती हैं, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू ये इजीली पास आउट कर जाती हैं। और ये इनके चैनल्स गेटेड भी हो सकते हैं और नॉन गेटेड भी होते हैं, और ये चैनल अपने स्पेसिफिक स्टिमुलाई पे ही ओपन या क्लोज होते हैं। और वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस, लिगेंड बाइंडिंग या वोल्टेज चेंज हुआ है तो वो गेट ओपन या क्लोज होते हैं अकॉर्डिंगली जो भी उनको मैसेज मिलता है। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स ऐसी चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं रैपिडली के वाटर के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सके। सेकंड आती है कैरियर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बाइंड होती हैं, देन ट्रांसपोर्ट होती हैं, और जब इनकी कन्फर्मेशनल चेंज होगी, इनकी कन्फर्मेशन, इनकी बनावट चेंज होगी तो ये मूव कर सकेंगी मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं और मॉलिक्यूल के लिए जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ये जो है सैचुरेटेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है वो मैक्सिमम रेट होता है ट्रांसपोर्ट का जब ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं जो इन्होंने ऑक्यूपाई की होती हैं। इनकी एग्जांपल में आती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स और कुछ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, ऐसी कैरियर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स हैं।
तो स्टूडेंट ये सेल सिग्नलिंग के बाद हमने जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस में भी हमें कोई जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसकी आपने ये ऑस्मोसिस की 3 स्टेट्स लाजमी याद कर लेनी है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ऑस्मोसिस भी बेसिकली ये भी जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ऑस्मोसिस अकर होती है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल पास होते हैं और जो बहुत से सल्यूट होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है सेल की टर्गर को मेंटेन करने के लिए, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी आप कह सकते हैं कि सेल के जो एक वॉल है उसकी सख्त उसको रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लांट के सेल के अंदर। और इसके अलावा वाटर के अंदर जो इंटरनल कॉन्टेंट सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है जिनको एक्वापोरिन कहते हैं, जो कि फैसिलिटेट करती हैं कि वाटर रैपिडली वाटर के मॉलिक्यूल रैपिडली अंदर ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसफर हो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और एफिशिएंट जो है वो जो सेलुलर हाइड्रेशन हो सके और वॉल्यूम जो है वाटर का वो बरकरार रह सके। इसके अलावा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाता है फिल्टर प्लांट के अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह को, नेचुरल ऑस्मोसिस के जैसे। इसमें भी वाटर जो कि नेचुरल ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है लोअर टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो अप्लाई होती है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगता है जो वाटर के मॉलिक्यूल को पुश करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट और दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको फिल्टर आउट कर सके और प्रोवाइड करे क्लीन और सेफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कॉमनली यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। इसके अलावा ये जो है हाउस होल्ड जो वाटर के अंदर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए फ़िल्टर लगाए जाते हैं, उनमें ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो फिल्टर प्लांट के अंदर इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट, तो हमने पढ़ ली है पैसिव ट्रांसपोर्ट और उसकी टाइप्स। अब नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है उसको देखते हैं। ये ऐसी मूवमेंट है सब्सटेंस की जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है उसके अक्रॉस होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। इस प्रोसेस में कैरियर प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं और मॉलिक्यूल को मूव करती हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें एग्जांपल आती है सोडियम पोटाशियम पंप की, जो कि जो मेंटेन करते हैं इसकी जो है वो अमाउंट को। और जब रेस्ट पे होती है, कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती, तो तब जो है ये पंप जो है वो स्पेंड करता है अपनी एटीपी यानी कि अपनी एनर्जी को, ताकि वो अपने अंदर हाई कंसंट्रेशन कर सके पोटाशियम की और लोअर कंसंट्रेशन अपने अंदर कर सके सोडियम की। इसकी वजह से इस पर्पज़ के लिए जो है ये पंप एक्टिवली मूव करते हैं फिर सोडियम आउटसाइड द सेल और पोटाशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ आते हैं जब कोई भी नर्व इंपल्स नहीं हो रही होती ट्रांसफ़र, नर्व इंपल्स अभी अपने रेस्ट पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट जो टर्म है एंडोसाइटोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि बल्कि मटीरियल को जो कि मूव करता है इन टू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको इनगल्फ करने का प्रोसेस है ये। एंडोसाइटोसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पोर्शन इन्वेजिनेट होता है अंदर की तरफ, और जो मटेरियल बाहर होता है उसको ये अपने अंदर ले जाता है और देन उसके एंड को सील आउट कर लेता है। ये एक स्मॉल वेजिकल होता है उसकी फॉर्म में ये बनता है, देन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है और मूव कर जाता है वो फर्दर साइटोप्लाज्म की तरफ। इसकी 2 टाइप है एंडोसाइटोसिस की, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सेल इंटेक करता है सॉलिड मटेरियल को, जबकि पिनोसाइटोसिस में सेल इंटेक करता है लिक्विड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सोसाइटोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है। जो बल्कि मटेरियल एंडोसाइटोसिस में इनगल्फ किया है, देन वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में वही बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द सेल। तो एक्सोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल को पैक किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर एक वेजिकल की फॉर्म में, और वो वेजिकल देन मूव होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंड फ्यूज होने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसके कंटेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाता है बाहर की तरफ।
जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास 11 के रिलेटेड आपको इसी तरह के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर तमाम सब्जेक्ट्स के, इसके अलावा एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन और फर्स्ट ईयर के रिलेटेड अपडेट आपको स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी मिलती रहेगी। जैसे ही स्मार्ट सिलेबस आएगा हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उन टॉपिक्स को भी डिटेल के साथ कवर करेंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से टॉपिक एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं, कौन से आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि विद इन चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ, और साथ ही अपने टॉपिक स्टेम सेल्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।